मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट का नियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरीके से कूलॉम का नियम इंपॉर्टेंट था, ग्रेविटेशनल में जिस तरीके से न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इंपॉर्टेंट था, देखिए इसका इंपॉर्टेंस किसके समान है। मैं उसकी समानता करके आपको दिखाता हूं कि जिस तरह से गुरुत्व में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम का नियम था, सेम मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट का नियम उतनी ही महत्ता रखता है, उतना ही इंपॉर्टेंस है। क्या बताया गया? ये दो साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट। ये दो साइंटिस्ट थे, एक लोगों का नाम था बायोट और दूसरे सेवर्ट। ये इनका टी साइलेंट रहता है तो बायो-सेवर्ट्स लॉ बोल जाता। तो ये कोई एक इंसान नहीं थे, ये दो लोग थे। इन लोगों ने मिल करके एक लॉ बनाया, जिस लॉ में उन्होंने हमको बताया, जैसे हम देख रहे हैं ना, लगातार जब से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ है तो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म का, चुंबक का, मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का रीजन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है। तो सबसे पहले दिन से हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी कि करंट जो होती है, वैद्युत धारा जो होती है, वैद्युत धारा बेसिकली क्या चीज है? तो करंट बेसिकली चलते हुए आवेश है। तो हम चाहें तो कह सकते हैं कि वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, क्योंकि धारा के लिए आवेश को गतिमान होना पड़ता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है इससे। बायो-सेवर्ट ने क्या पता लगाया? पहले हमें क्या पता चला था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बायो-सेवर्ट ने बताया कि कितनी करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिकॉज फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। भौतिक विज्ञान हमारी मापन की विज्ञान है, मेजरमेंट का साइंस है। इसमें हम हर चीज को मेजर करके देखना चाहते हैं, हर चीज को नाप के देखना चाहते हैं। इसलिए अभी तक तो हम केवल ये पढ़ रहे थे कि करंट फ्लो करो, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट अब हमारे मन में एक क्वेश्चन भी आता है कि आखिरकार कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो कितनी करंट फ्लो करने से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? 5 एम्पियर करेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? हाउ मच करंट कैन मेक हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड? कितनी धारा से कितना चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, ये हम देखना चाहते हैं। तो बायो और सेवर्ट दोनों ही लोगों ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, और उन्होंने फाइनली ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो होती है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ, या उससे अगर ये कंडक्टर है और इसमें हम आई करंट फ्लो करवा दें तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई बिंदु आप ले लें तो इस आई करंट की वजह से इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये उन्होंने बताया। उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया कि ये फॉर्मूला है, इसमें आप आई की वैल्यू इतनी रखोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ उन्होंने बोला। अब इन्होंने इसके पीछे सहारा किसका लिया, या सिर्फ उनका ये इंडिविजुअल लॉ था? तो आंसर है कि उन्होंने इसके पीछे सहारा लिया कूलॉम्स लॉ का, क्योंकि बायो और सेवर्ट दोनों ही लोग जो थे वो कूलॉम्स लॉ से प्रभावित थे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कूलॉम खुद किससे प्रभावित थे? न्यूटन्स गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से। जो कूलॉम ने अपना नियम बनाया था वो किससे प्रभावित होकर बनाया था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो कूलॉम प्रभावित थे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, इसलिए उन्होंने वैद्युत क्षेत्र में कितना आवेश होने से कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ये बताया। बायो-सेवर्ट खुद किससे प्रभावित थे? बायो-सेवर्ट कूलॉम से प्रभावित थे, तो उन्होंने उसी के बेसिस पर लॉ बनाने की कोशिश की। कूलॉम के नियम में हमने क्या देखा था, मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आप इसके बारे में समझ पाएंगे। कूलॉम ने बताया कि अगर कहीं पर एक पॉइंट चार्ज Q है या एक बहुत छोटा सा चार्ज dQ है, पॉइंट चार्ज,
कूलॉम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट चार्ज होता है वो वैद्युत क्षेत्र का सोर्स होता है। समझ रहे हैं? कूलॉम के मुताबिक वैद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? तो कूलॉम के मुताबिक वैद्युत क्षेत्र का स्रोत एक बिंदु आवेश होता है, और अगर dq पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर हम चले जाएं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कांस्टेंट आता है यहां पर, और कांस्टेंट के साथ q अपॉन r स्क्वायर। मतलब या अगर ये dq है तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? dq। और अगर बहुत छोटा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत थोड़ा सा बनेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय dq अपॉन r स्क्वायर। देखिए क्या क्या आता है इस पे। इसमें आता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लॉ था, स्थिर वैद्युतिकी में नियम था, इसलिए स्थिर वैद्युतिकी का वहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ता था हमको। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ यूनिट बता सकते हैं क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट। उसके बाद क्या आ रहा है? dq। dq वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है, और r क्या है? सोर्स से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं। तो इतनी सारी चीजें इस पे आती हैं। ये किसने बताया था? कूलॉम। ये कूलॉम्स लॉ से हमको मिला था। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर तो क्या क्या चीजें जरूरी रहेंगी आपको? एक, क्योंकि ये स्थिर वैद्युतिकी का नियम है इसलिए स्थिर वैद्युतिकी का क्या लाना पड़ेगा? एक आपको कांस्टेंट यहां लेना पड़ेगा। उसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा? सोर्स। जो चीज वैद्युत क्षेत्र बनाती है वो सोर्स आपको लेना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया वैद्युत क्षेत्र का सोर्स कौन होता है? बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हमने ले लिया। देखो ये अच्छे से देखो, इसी के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का बना लेंगे फॉर्मूला। इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि एक बार ये समझ में आ गया फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने में मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको। तो सबसे पहले कांस्टेंट, उसके बाद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन में क्या लिखना है? सोर्स से उस बिंदु तक का डिस्टेंस जिस बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। वो पॉइंट मान लिया हमने P है, और वो डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। बस इतनी सी चीज। इसको जब उन्होंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था कूलॉम ने, तो क्या आपको इसका सदिश रूप याद है किसी को? मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। बिकॉज एनी फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। इसलिए सदिश रूप अगर इसका देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सदिश रूप मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू वेक्टर r अपॉन r³। अगर थोड़ा सा भी याद है, फर्स्ट लेसन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेसन में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वेक्टर फॉर्म आपको लिख के दिखाया गया है। ठीक है, एक r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर फॉर्म में, यहां उसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो वो r का परिमाण r आया, और वो r ने r स्क्वायर से गुणा करके क्या बना लिया? r³। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है आप पन्ने पलट के घर जाके देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म यहां पर मिला। यहां dq जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, ये किस प्रकार की राशि है? अदिश या सदिश? सदिश, अदिश, अदिश राशि है ये, सदिश नहीं है,
अदिश राशि है। अगर सदिश होती तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया होता, पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है। और वैसे भी चार्ज किस प्रकार की राशि? अदिश, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, ये सारा कुछ कूलॉम ने किया हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ हमको बताया, हमने उसकी स्टडी की। आज हम कोशिश करेंगे वैद्युत क्षेत्र को छोड़ करके चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा अगर हम किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो करेंगे। सबसे पहले तो यही जानने की जरूरत है हमको। यहां मुझे एक चीज जैसे हमने लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र का सोर्स क्या होता है? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। सिमिलरली चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स क्या होगा? बायो और सेवर्ट के मुताबिक चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स, जैसे वैद्युत क्षेत्र के सोर्स में देखा, आवेश बड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा छोटा भी हो सकता है, लेकिन कूलॉम ने वैद्युत क्षेत्र का स्रोत किसे माना था? एक बहुत छोटे चार्ज को, और जिसका नाम क्या था? बिंदु आवेश। देखो, क्योंकि बायो और सेवर्ट दोनों ही कूलॉम्स लॉ से प्रभावित थे, इसलिए हर चीज वो उनके जैसे ही कर रहे थे। जैसे वैद्युत क्षेत्र का सोर्स क्या बताया गया? बिंदु आवेश। वैसे ही बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या माना? वहां आवेश से वैद्युत क्षेत्र बनता था या धारा से वैद्युत क्षेत्र बनती है? धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स है वो बिंदु धारा है। फिर से, वैद्युत क्षेत्र का स्रोत बिंदु आवेश, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। लेकिन धारा का तो एक गुण है बहना, चार्ज का गुण बहना नहीं था। चार्ज एक जगह पर रखा भी हो सकता है, चल भी सकता है, लेकिन क्या करंट एक जगह पर रखी हुई हो सकती है? नहीं हो सकती। थोड़ी सी प्रॉब्लम बायो सेवर्ट को यहां पर आई जब उन्होंने स्रोत को मानने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो उन्होंने फ्लो में क्या मान लिया? उन्होंने सबसे पहले ये मान लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होगा वो होगी पॉइंट करंट। लेकिन फिर उन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने ऐसा एक रूल बना लिया। फिलहाल क्या रूल बना लिया? उन्होंने बोला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आएगा dB इज इक्वल टू, उन्होंने यहां पर एक कांस्टेंट लगाया, क्योंकि आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो यहां मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। और मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्यों आता है ये हम उसमें भी आपको समझा चुके हैं, क्योंकि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ कितना एंगल बनता है? 4 पाई एंगल। और अगर एक लाइन वाला इफेक्ट हमको लेना है तो 1/4 पाई लाना पड़ता है। इसमें भी 1/4 पाई आ रहा है। ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट उन्होंने लगा दिया। उसके साथ क्या लगाना चाहिए उनको? एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। सोर्स तो हमने लिखा ही नहीं। सोर्स क्या लिया उन्होंने? करंट। छोटी सी करंट ले ली, DI इंटू वेक्टर आर। तो सबसे पहले जो बायो सेवर्ट ने फॉर्मूला बनाया ना, वो कूलॉम नियम को देखते हुए ये बना दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, DI इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर आर वो लगा, आर क्यूब ये लगा। सारा कुछ बढ़िया रख दिया और उसके बाद उन्होंने इस फॉर्मूले को यूज करना स्टार्ट किया। इस फॉर्मूले की मदद से चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालने स्टार्ट किए और देखे कि जब इस फॉर्मूले से वो चुंबकीय क्षेत्र के मान निकाले जाते थे तो वैल्यूज सही नहीं आती थी। मतलब जो हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलता था और जो हम थ्योरेटिकली सॉल्व करके लाते थे, दोनों के रिजल्ट इक्वल नहीं आते थे। दोनों के जो परिणाम होते थे वो बराबर नहीं होते थे। कुछ मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? अभी नहीं समझ आ रही है? आ रही है कि कूलॉम नियम को देखते हुए बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र बना दिया। लेकिन जब इससे वो कैलकुलेशन करते थे ना,
तो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट हमको मिलते थे वो थ्योरेटिकली रिजल्ट जो मिलते थे उससे बहुत डिफरेंट होते थे। वैसे हमारा रूल क्या होना चाहिए साइंस के मुताबिक कि जो आपकी थ्योरी बोलती है वही आपका प्रैक्टिकल बोलना चाहिए, बट हमारी थ्योरी कुछ अलग थी और प्रैक्टिकली हमको जो वैल्यूज मिलती थी, जो रिजल्ट्स मिलते थे वो अलग होते थे। इससे एक बात तो क्लियर थी कि कहीं ना कहीं बायो-सेवर्ट के लॉ में अभी भी कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो जो सबसे पहले उन्होंने बनाया था ना, कूलॉम्स लॉ को देखते हुए यही फॉर्मूला बना दिया था, लेकिन जब इस फॉर्मूले से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए वो रिजल्ट हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट के बराबर नहीं आते थे। इसका मतलब जरूर जाहिर सी बात है कि देयर इज समथिंग मिस्टेक, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस फॉर्मूला। कहीं ना कहीं सूत्र में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अगर हर चीज बिल्कुल सही होती तो प्रैक्टिकली मिलने वाले रिजल्ट और थ्योरी से मिलने वाले रिजल्ट ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए थे, सेम मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर से सोचना स्टार्ट किया और इस फॉर्मूले को गलत मान लिया गया कि ये फॉर्मूले में अभी कुछ तो गड़बड़ी है, जो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला गलत करार दे दिया गया। फिर उन्होंने बहुत सोचा और ये पता लगाया कि जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, देखो ये वाली बात ध्यान से समझिएगा, इसके आगे सब बड़ा आसान है। जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक, उसका गुण, उसका लक्षण फ्लो होना नहीं है, क्योंकि हमने लॉ भी कहां पढ़ा था, स्थिर वैद्युतिकी में, और पहले भी मैंने बोल दिया था कि स्थिर वैद्युतिकी में जितने नियम, जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। याद आया आपको? तो स्थिर वैद्युतिकी में कूलॉम का जो नियम बना था उसमें जो सोर्स माना गया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना सोर्स में आ रही थी। उसमें जो सोर्स माना गया तो पॉइंट चार्ज माना गया था, और पॉइंट चार्ज का कैरेक्टर बहना नहीं होता। पॉइंट चार्ज अपनी जगह पर रखे रखे ही चारों तरफ क्या बना लेता है, वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं तो क्या करंट एक जगह रुकी रहती है? करंट का लक्षण ही है उसका बहना, उसका फ्लो होना। इसलिए दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र का स्रोत बिंदु आवेश मानते हैं तो बिंदु आवेश का लक्षण बहना नहीं होता, जबकि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत धारा मानते हैं तो धारा का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है कि इसको बहना ही है। अब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होगी तो आप जानते हैं हम कितना भी छोटा उसको कर लेंगे, लेकिन उसमें मुझे दो बिंदु चाहिए ही चाहिए। किसी चीज का फ्लो होना, किसी चीज का बहना, देखो अगर कोई चीज रुकी हुई है बेटा तो एक पॉइंट ही उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर कोई चीज फ्लो हो रही है तो किसी भी चीज के बहने के लिए कितना भी नजदीक ही मान लो आप, लेकिन कम से कम हमें कितने बिंदु चाहिए, तभी हम उसका फ्लो समझ पाएंगे, नहीं हम उसका फ्लो समझ नहीं पाएंगे। आप खुद सोचिए थोड़ा सा, अगर कहीं पर कोई चीज बह रही है और उसका हम सुई की नोक के जैसा पॉइंट आपको केवल दिखाएंगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि ये बह रही है कि नहीं बह रही। आप भले पास पास दिखाओ, हमको दूर दूर मत दिखाइए, नजदीक में दिखाओ, लेकिन कितने पॉइंट आपको शो करने पड़ेंगे, दो, तभी हम उसका ये समझ पाएंगे कि ये यहां से यहां आ गया। देखो कोई चीज फ्लो हो रही है, उसकी निशानी क्या है? आप चल रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि अगर अभी आप यहां पर हैं तो थोड़ी देर बाद आप यहां पर होंगे, भले आप 50 घंटा बाद यहां पर आए, आप 100 घंटे बाद यहां पर आएंगे, लेकिन अगर आप यहां से यहां आएंगे हम समझ जाएंगे कि आप चल रहे हैं। कुछ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो पॉइंट चार्ज के साथ फ्लो होना लक्षण जुड़ा नहीं था, लेकिन करंट के साथ में उसका फ्लो होना एक लक्षण जुड़ा हुआ है। और जब कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होती है तो उसके फ्लो को समझने के लिए मुझे कम से कम कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? दो। एक बिंदु को अगर मैं दिखाऊंगा आप किसी का फ्लो नहीं समझ सकते हो, आप जान ही नहीं पाओगे कि ये बह भी रही है। इसलिए बायो-सेवर्ट ने ये वाले पॉइंट को स्ट्रेच किया इस पॉइंट को, और उन्होंने बताया कि पॉइंट चार्ज में भले आप dq ले लेते थे तो ये वैद्युत क्षेत्र का सोर्स बन जाता था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत
अगर हम केवल DI लेते हैं तो ये बात अधूरी है, ये सोर्स नहीं बन पाएगा। अब आपको समझ में आ रही है, क्योंकि करंट का सबसे बड़ा लक्षण है उसका फ्लो होना, और फ्लो होने के लिए किसी भी चालक तार में न दूर दूर, पास ही सही, लेकिन मुझे कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2 चाहिए ही चाहिए। बताएं, ये चीज आपको समझ आई? ओके, अगर 2 बिंदु चाहिए तो जब किसी भी कंडक्टर में, किसी तार में अगर आप 2 बिंदु ले लोगे तो आप कितना भी नजदीक ले लो, जब 2 बिंदु ले लोगे तो उसमें थोड़ी सी लंबाई आ ही जाएगी, आ जाएगी। तो उनका यह कहना था कि करंट के साथ हमेशा एक चीज जुड़ी रहेगी, क्या? लेंथ। और क्योंकि चार्ज फ्लो होता नहीं था तो उसके साथ लेंथ का कोई मतलब भी नहीं था। चार्ज तो एक बिंदु पर रखा है, तो उसके लिए हमको 2 बिंदु नहीं चाहिए, 1 बिंदु चाहिए, इसलिए एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हम ले लिया करते थे। करंट के लिए फ्लो जरूरी है, फ्लो के लिए 2 पॉइंट जरूरी है। 2 पॉइंट अगर होंगे तो वो कितना भी नजदीक हो, कुछ लंबाई तो दिखाएंगे हमको वो। भाई 2 बिंदु बेटा अगर आप ले लोगे भैया, तो हम कहते हैं इतना भी नजदीक आप ले रहे हो अगर 2 बिंदु, तो भी तो बेटा इसकी लेंथ आ गई ना थोड़ी सी, इसका में तो भी तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? आप बताइए मुझे, आ गई ना? ये चीज उन्होंने बोला कि इसके लिए लेंथ बहुत जरूरी है। अब अगर लेंथ बहुत जरूरी है तो उनका यह कहना था कि करंट के साथ कभी भी अकेली करंट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं हो सकती। तो करंट के साथ एक चीज और कंपल्सरीली जुड़ी ही रहेगी, और वो कौन सी चीज होगी? लेंथ होगी। अब करंट के साथ लेंथ जब जुड़ेगी वो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स। तो उन्होंने, आप जानते हैं चुंबकीय, लेकिन हां ये भी करना था। अब देखो, करंट के साथ लेंथ भी जोड़नी है हमको। अब तो आप समझ गए क्यों जुड़ेगी करंट के साथ लेंथ। अब करंट के साथ लेंथ भी जोड़नी है, उसको सोर्स भी बनाना है, और कूलाम के नियम से प्रभावित भी होना है हमको। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब कूलॉम ने जो सोर्स बनाया था वो बिल्कुल पॉइंट जैसा सोर्स था उनका। तो ये भी अपने सोर्स को कैसा रखना चाहते थे? पॉइंट जैसा। अब एक लेंथ हो लेकिन वो पॉइंट जैसी हो, ऐसी लेंथ को क्या बोलते हैं? याद करिए, एक लेंथ हो, लेंथ भी जरूरी है करंट के साथ, लेकिन वो लेंथ कितनी बड़ी हो? बस पॉइंट जैसी लेंथ चाहिए हमको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसके लिए हमने कैलकुलस का सहारा लिया, और पॉइंट जैसी लेंथ का सिंबल हम बहुत पहले से बना के रखे हैं, DL। क्या बना के रखा गया है? DL। तो देखिए, मैं फिर से सारा कुछ एक बार रिपीट करूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अब मुझे बताइए कि वैद्युत क्षेत्र के लिए सोर्स क्या होता है? पॉइंट चार्ज। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सोर्स क्या होगा? आंसर है करंट के साथ, क्योंकि करंट का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? फ्लो होना, और फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट, और जहां भी 2 पॉइंट होंगे तो कितना भी पास पास क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक लेंथ आ ही जाएगी। तो करंट के साथ हमको क्या चाहिए? लेंथ। लेकिन क्योंकि लेंथ को भी मुझे कैसा रखना है? पॉइंट जैसा रखना है, तो उस पॉइंट लेंथ लेनी है। लेंथ इतनी छोटी लेनी है बिल्कुल पॉइंट जैसी हो जाए। अब इस लेंथ के लिए हमने किसका सहारा लिया? कैलकुलस का। तो कितनी छोटी लेंथ ले ली हमने? DL लेंथ ले ली। तो करंट के साथ ये लेंथ अगर लगा दोगे तो जो चीज बनेगी वही चुंबकीय क्षेत्र का क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स क्या बना? देखिए, I तो क्या है? करंट, और उसके साथ कंपल्सरीली क्या चीज लगेगी? DL। तो ये जो चीज बनी ना, ये जो कुछ भी बना, ये चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स बना अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट। इसलिए अभी आपको याद रहेगा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स एक पॉइंट चार्ज है, बट द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ओनली पॉइंट करंट, बट इट इज I into DL, current with the length, but the length is very small as point, इतनी छोटी जितना कि एक बिंदु होता है। और इसका ना उन्होंने एक नाम रखा, I into DL। इसका उन लोगों ने एक नाम रखा, इसका नाम रखा गया करंट एलिमेंट।
हिंदी में इसको हम बोलेंगे धारा अवयव। समझ आ गया? तो ये जो धारा अवयव हुआ, ये बना चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। तो बायो-सैवर्ट के मुताबिक दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिज्म। अब आगे से कभी भी हम आपसे पूछेंगे कि बताइए वैद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है, क्या बताएंगे? मैंने क्या पूछा है, आप सुन ही नहीं रहे। वैद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? बिंदु आवेश। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? I/dl। या हिंदी में आप क्या बोल देंगे? धारा अवयव। या अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? करंट एलिमेंट। क्लियर हुआ? अब इसके, और हाँ, करंट एलिमेंट में क्या आ गई? लेंथ आ गई, लेंथ। और लेंथ में डायरेक्शन भी होती है। अगर ये करंट कंडक्टर है, हमने उसमें देखा कि जैसे इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना चाहते हैं और ये कंडक्टर है, तो अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं और ये कंडक्टर है, इसमें नीचे से ऊपर करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम कंडक्टर को ऐसे 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 करते हैं ना, तो यहां पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र में इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन से चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो आईडीएल में डीएल है क्योंकि एक लेंथ है, और लेंथ के पास क्या होती है? अपनी एक डायरेक्शन। अगर लेंथ ऐसी है तो ये डायरेक्शन है, लेंथ ऐसी है तो ये डायरेक्शन है, लेंथ ऐसी है तो ये डायरेक्शन है। सो लेंथ हैज सम डायरेक्शन, इसलिए आईडीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई इंटू डीएल ये किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। याद रख लीजिए। बउआ हो, समझ नहीं आ पा रहे हैं आप? क्या समझ में आया कि आईडीएल जो धारा अवयव है, इसके पास क्या है? लेंथ है। और लेंथ किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, इसलिए धारा अवयव भी एक सदिश राशि। अगर ये सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर लगना चाहिए। कहां लगेगा वेक्टर? पूरे में लगेगा, केवल आई में लगेगा, केवल डीएल में लगेगा, कहां लगेगा? हाँ जी, बता दीजिए। आप सही बोल रहे हैं, केवल डीएल में लगेगा। क्यों? आई को तो हम पहले से जानते हैं दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि करंट वेक्टर सम के लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा अदिश राशि है, तो डीएल के ऊपर वेक्टर लगाया करेंगे हमेशा। तो ये भी याद रख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है दैट इज करंट एलिमेंट, एंड करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया आपको? अब बायो-सैवर्ट ने इसको लेकर लॉ बनाया। पहले किसको लेकर लॉ बना दिया था जल्दी जल्दी में? पॉइंट करंट को लेकर, लेकिन उससे रिजल्ट क्या हो रहे थे? प्रैक्टिकल नहीं थे ज्यादा। अब इसको लेकर इन्होंने लॉ बनाया। क्या बनाया? ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने बताया कि अगर कहीं पर भी अगर ये कंडक्टर है और इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हम पता लगाना चाहते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो, ये कंडक्टर है, करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहते हैं। तो आप बताइए, अगर यहां चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स कहां है? यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है उसका सोर्स कहां पर है? अरे, चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स क्या होता है? आईडीएल। तो इसके सोर्स इस कंडक्टर के पास है। छोटी छोटी लेंथ लेते जाओ तो इस कंडक्टर के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये भी सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का,
ये डीएल भी सोर्स है, ये डीएल भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। तो डीएल डीएल जितने लंबाई के छोटे छोटे कितने टुकड़े हम इस तार के कर सकते हैं? आंसर है असंख्य टुकड़े हम इस तार के कर सकते हैं। तो वो जो असंख्य टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा होगा वही तो चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स होगा। तो यहां पर कहीं पर भी एक डीएल आप मान लीजिए, पूरे कंडक्टर में कहीं पर भी आप मान सकते हैं। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए यहां पर एक छोटी सी लेंथ ले ली, ये छोटी सी लेंथ ले ली हमने। कितनी लेंथ है इसकी? इसकी लेंथ है डीएल। अब आप देखो, आपको ये लग रहा होगा, ये भी कहते जा रहे हो छोटी सी लेंथ ले रहे हैं और इतनी भारी लेंथ भी लिए ले रहे हो। इट इज जस्ट ओनली फॉर द कैलकुलेशन। ये हम केवल किस वजह से ले रहे हैं? कैलकुलेशन के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं आइडियल इज एज स्मॉल, डीएल लेंथ इज एज स्मॉल एज पॉइंट। वो इतना छोटा है जितना कि एक बिंदु। अगर हम बिंदु जैसा ले लेंगे, आप खुद सोचो, अगर मैं केवल इतना दिखाऊंगा आपको तो आपको दिखना भी बंद हो जाएगा। ये तो आपको आसानी से दिखे, आप इसको समझ भी पाएं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। अदरवाइज मैं बार बार बोल तो रहा हूं कि डीएल को कितना छोटा लेना होता है? इतना छोटा जितना कि एक बिंदु होता है, बस उतना छोटा। हमने इतना बड़ा ले लिया है और अगर इसके साथ आई लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आइडियल। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ऊपर की तरफ ऐसा करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे बनाना है, निकालना है। तो सोर्स से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कुछ मानना पड़ता है और उससे एक लाइन मिलानी पड़ती है। हम मिला देते हैं क्योंकि इसमें लेंथ है। आप ये भी सोच सकते हो कि जब आप इससे लाइन मिलाओगे, जब दो पॉइंट होते हैं तो लाइन मिलाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ सोचना नहीं पड़ता। एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, मिला दो रख के स्केल। लेकिन एक तरफ एक लेंथ है और दूसरी तरफ एक पॉइंट है, कैसे मिलाया जाए? मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? अगर एक तरफ पॉइंट है, दूसरी तरफ भी पॉइंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, स्केल रखो, मिला दो उसको। लेकिन यहां पर एक चीज क्या है, एक तरफ क्या है आज? लेंथ, और दूसरी तरफ क्या है आज? एक लेंथ को एक पॉइंट से मिलाना है। कहां मिलाया जाए? इस पॉइंट को हम यहां से मिलाएं, इस कोने से मिलाएं, बीच में मिलाएं, कहां मिलाएं? आंसर है कहीं भी मिला दो यार, कहीं भी मिला दो आप, क्योंकि लेंथ हम आपको बड़ी दिखा रहे हैं, अदरवाइज लेंथ कितनी बड़ी है। तो कहीं भी मिला दो, इट मेक्स हार्डली मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उससे हमें असर नहीं है। तो हम कहीं भी मिला सकते हैं। इसको हमने इधर मिला दिया, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो कहां पर मिलाना रहेगा? हमेशा कहीं पर भी मिलाना रहेगा हमेशा। आप चाहे जहां मिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज देखो, ये डायरेक्शन हो गई किसकी? वेक्टर आर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश की दिशा हो गई। ये डीएल की दिशा है, जिधर की तरफ करंट फ्लो होगी वही डीएल की डायरेक्शन हुआ करेगी। हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक एंगल भी बन रहा है यहां पर। उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? डीएल। तो थीटा, उस एंगल को क्या मान लेते हैं? थीटा। तो थीटा क्या चीज है बताइए? आंसर है, सुनिए, धारा अवयव तथा बिंदु P को धारा अवयव से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। बस, नहीं समझ में आया? इससे भी इजी अगर आप ये भी नहीं कहना चाहते हो मत बोलो, एक और इजी सा, धारा अवयव तथा विस्थापन सदिश के बीच का कोण। आइडियल और वेक्टर आर के बीच का कोण है। अब तो समझ आ गया, अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ज्यादा आपको, आप इतना भी बोल सकते हो। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना बायो-सैवर्ट के मुताबिक? ध्यान से देखिएगा, बायो-सैवर्ट के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र
क्योंकि करंट एलिमेंट बहुत छोटा सा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी कोई बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो dB इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखना चाहिए? अब तो इसको देख के आप मुझे बता सकते हो, इसी से तो प्रभावित हुए थे वो, तो इसी को देख के फिर बताओ हमको क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नेटिज्म का एक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट, मैग्नेटिज्म का, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। और मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन, अभी म्यू नॉट पर चर्चा करेंगे हम लोग, ये एक नई राशि है ना, इस पर अभी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल आप रूल समझ लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है बताओ? उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, हमें वहां क्या लिखना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? आईडीएल, तो मुझे यहां लिख देनी चाहिए आईडीएल। समझ आया आपको? और वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? वेक्टर। तो आप सोचोगे तो वहां तो नहीं लगा था, अरे तो जबरदस्ती सब जगह लगाई होगा। आवेश कैसी राशि है, तो अब इसके ऊपर भी लगाओ का, तो बस फिर आज इसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन ये तो सदिश है ना, इसके ऊपर तो लगाओ। ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है मुझे? आर क्यूब, और उसके साथ में और क्या चाहिए मुझे? वेक्टर आर। वेक्टर फॉर्म लिख रहे ना, तो अपॉन में आर क्यूब और उसके साथ में वेक्टर आर। पूरा वैसे ही नक्शा आ गया बिल्कुल, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। एक तो दिक्कत है अभी। क्या दिक्कत है? क्या आपको वो प्रॉब्लम समझ में आई पाई यहां पर? नहीं? देखिए मैं आपको दिखाता हूं और फिर आपको भी लगेगा अरे ये तो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? ये भी सदिश राशि है और उसके बगल में जो चीज मल्टीप्लिकेशन में है वो भी एक सदिश राशि है। इसका मतलब यहां दो सदिशों का क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है दो सदिशों का, और दो सदिशों का गुणा होने से राशि कैसी आ रही है? अब आप सोच सकते हो कि ऐसा कब होता है कि दो सदिश राशियों का गुणा करने से रिजल्ट अगर सदिश मिलेगा तो कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड। क्या यह बात सभी बच्चों को समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से डीएल किस, आईडीएल कैसी राशि है? सदिश। आर कैसी क्वांटिटी है? रख तो दिया हमने, लेकिन एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना आपको, इसका विश्लेषण तो करना है, सोचना तो पड़ेगा आपको कि जबरदस्ती पर रख के भाग खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां दोनों ही कैसे हैं? गुणा में। अब दो सदिश राशियों का गुणा दो तरह का होता है, एक अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन। यहां कौन सा गुणन यूज होगा? तो आंसर है, ये चेक करो कि इनका गुणा होने से जो राशि आ रही है वो कैसी है। इन दोनों का गुणा करने से जो राशि आ रही है वो सदिश है, इसलिए यहां इन दोनों का कौन सा गुणन यूज होगा? सदिश गुणन। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, और आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपको इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस का साइन लगाना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो ये फॉर्मूला बना, फाइनली ये सूत्र बना, जो कि बायो-सेवर्ट के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया। और एक चीज, क्योंकि अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट के पदों में है, अगर हम इसे, इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें, इसका परिमाण कितना होगा ये देखना चाहें, तो क्या मैग्नीट्यूड आएगा बताइए? इसका मैग्नीट्यूड बोलिए। डीबी का मैग्नीट्यूड, परिमाण, ये तो सब ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई भी ऐसा लिख दिया जाएगा, आर क्यूब भी ऐसा ही लिख दिया जाएगा, बट इसका परिमाण लेना पड़ेगा आपको। वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, क्या किसी को ये याद है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। आप कितनी जल्दी भूल जाते हो ना। अच्छा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। ए बी साइन थीटा एन कैप, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी? दिस इज ओनली ए बी साइन थीटा, देयर इज नॉट एन कैप, क्योंकि हमने क्या ले लिया है? मैग्नीट्यूड। और ये आज नहीं, ये पहले भी कई बार मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं इसके बारे में, कि इन दोनों को याद रखिए। बट आप सभी लोग ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में ही याद रखते हैं ए बी साइन थीटा, बस
एन कैप को आप पता नहीं कहां फेंक के आते। तो इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा डीएल क्रॉस आर को। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हो सकता है, तो डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके एक आर से इसका एक आर कैंसिल कर सकते हैं, इसका एक आर कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना मिलेगा हमको? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का सूत्र आया। तो अगर क्लास 10th में ये रहा होगा, मुझे नहीं याद है, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा अब आपको देख के जरूर याद आ गया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बना। और आप जानते हैं इसकी मदद से फिर रिजल्ट निकाले गए, फॉर्मूले से रख रख के वैल्यूज निकाली गई, और वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज जो थी, हमारे जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स थे उनसे बिल्कुल मैच करते थे, उनके साथ साथ चलते थे, बिल्कुल डिफर नहीं करते थे। अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए बायो सेवर्ट का ये फाइनल लॉ बन गया। फिर थीटा यहां क्या चीज है बता सकते हैं? अभी मैंने बताया आपको, सारे सिंबल मैं आपको बता देता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, जिस तरीके से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती थी, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट का यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट को क्या बोला जाता है? 4 पाई तो समझ में आता है, म्यू नॉट क्या चीज है? देखो जिस तरीके से यहां एप्सिलॉन नॉट लगा था, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि ये विद्युत के चैप्टर में था। तो म्यू नॉट क्या है बताइए जल्दी से, आपको आ जाना चाहिए। निर्वात की, ये कहां पर होता है? वैद्युत में, तो नाम क्या रखा? विद्युतशीलता। ये कहां पर है? चुंबक में, इसलिए नाम क्या रखोगे? चुंबकशीलता। बस निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट को अंग्रेजी में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे, इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये तो म्यू नॉट के बारे में हो गया। आई क्या चीज है? सभी लोग देख रहे हैं और समझते हैं, आई इज करंट। डीएल, डीएल इज स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा अवयव है डीएल। थीटा क्या चीज है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर। वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का कोण है। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट P। बिटवीन डीएल एंड पॉइंट P, ये उनके बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अच्छा, लेकिन अभी भी कुछ चीज यहां पर कुछ आपको नहीं तो कुछ कमी सी है। क्या कमी सी है? वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? सदिश। परिमाण तो देख लिया आपने, दिशा का तो जिक्र भी नहीं हुआ अभी तक कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। कुछ समझ आ रही है हमारी बात आपको? कि क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार की सदिश राशि है, वी हैव सीन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, बट अभी तक हमने इसकी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। कर लेते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी ना, यहां पर, इसके लिए एक लॉ बनाया उसकी डायरेक्शन को पता लगाने का। और लॉ क्या बना? दाएं हाथ की हथेली का नियम।
आप ऐसे बैठे हैं तो ये आपका दाहिना हाथ है, हमारा है तो आपका भी यही होगा, और ये दाहिना हाथ है, और दाएं हाथ की हथेली का नियम बना था इसके डायरेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर नोट कर देते हैं एक पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम बना। वो नियम क्या है? वो नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अंग्रेजी में इसे सभी लोग बोल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। पाम मीन्स हथेली, तो राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। बाएं हाथ की हथेली यूज नहीं कर सकते आप इस पे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे आप इसे नोट करिए, फिर हम बताते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम हमने यहां लिखा हुआ है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि सभी अंगुलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत हों। कैसा? ऐसा, बिल्कुल। उंगलियां सब ऐसे रहेंगी एक तरफ और अंगूठा ऐसा रहेगा। दोनों आपस में कैसे रहने चाहिए? लंबवत रहने चाहिए। तब यदि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, उस वक्त अगर आप इस अंगूठे को किस दिशा में कर देंगे? वैद्युत धारा की दिशा में, तथा सभी अंगुलियां उस बिंदु की ओर हों जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अंगूठा किसकी तरफ रखना है आपको? करंट की डायरेक्शन पे। उंगलियां किस तरफ रखनी है? जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम करना चाहते हैं उसकी तरफ उंगलियों को रखना है। तब उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उस वक्त अगर आपने इसे सेट कर दिया अपने दाहिने हाथ को, उस वक्त उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? हथेली के लंबवत। ये जो आपकी हथेली है इसके लंबवत। अब हथेली के लंबवत दो दिशाएं हो सकती हैं, ऐसा भी हथेली के लंबवत हो सकता है और ऐसा भी हथेली के लंबवत हो सकता है। अब देखो ना, ये भी हथेली के लंबवत है और ये भी तो हथेली के लंबवत है, लेकिन एक चीज और बताई गई, हथेली के लंबवत तथा हथेली से धक्का देने की दिशा में होगी। अब हथेली के लंबवत या तो ऐसी डायरेक्शन हो सकती है या तो हथेली के लंबवत ऐसे डायरेक्शन हो सकती है। तो उसमें क्लियर किया गया कि ये डायरेक्शन आएगी कि ये डायरेक्शन आएगी। धक्का किधर से आप देते हो? किसी भी चीज को धक्का देना तो ऐसे हाथ लगा के देते हो क्या? ऐसा कि ऐसे हाथ लगा के धक्का देते हो? ऐसे। तो बस धक्का देने की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इधर की तरफ नहीं। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे ये हमारे पास फिगर है, इसमें आप गौर से देखिए। अगर इस पॉइंट पर मैं पूछूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, क्या दिशा बताएंगे? सबसे पहले दाहिने हाथ की हथेली को पूरा ढंग से फैलाओ। अब अंगूठा किसकी तरफ कर दो? करंट की डायरेक्शन पे, तो करंट ऊपर की तरफ है, ऐसा कर दो। उंगलियां किस तरफ होनी चाहिए? उस पॉइंट पर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम करनी है। रख दिया हमने ये। अब ऐसा आप इसको लेते जाओ। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? हथेली के लंबवत और धक्का देने की दिशा। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन पे, सारी उंगलियां पी की तरफ। तो बताइए बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ होगा? हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा। हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा ऐसे होगी या ऐसे होगी? ऐसे। इसलिए इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। और इसका निशान हम चाहे तो कैसा बना सकते हैं? ऐसा बना सकते हैं निशान। नहीं समझ में आया? आ गया? अरे नहीं आया? आ गया सभी को? और यही अगर मैं ऐसे बना देता,
करंट नीचे की ओर फ्लो करवा देते और फिर हम इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछते। अब आप क्या करते बताइए? अब आप हाथ को ऐसा रखते हैं, क्योंकि करंट की तरफ क्या करना है आपको? अंगूठा करंट की तरफ करना है। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ रहा है, हाथ ना टूट जाए मेरा कहीं। ऐसे देखो, अंगूठा नीचे आ गया और उंगलियां हमने किस तरफ कर दी? पॉइंट की तरफ। आप धक्का देना किधर की तरफ है? ऐसा कि ऐसा? बाहर की तरफ। ये वाला हथेली बाहर की तरफ है ना, तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कमिंग आउट, ये गोइंग इन, ये कमिंग आउट। आप बताएं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ आ गया सभी को डायरेक्शन पता लगाना? तो ये हो गया किसी कंडक्टर की वजह से जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से आप डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमने यहां पर बताई। अब एक छोटी सी चीज इसमें और आगे आती है। क्या है वो छोटी सी चीज? जैसे हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो लॉ था, ये इसका बेसिस क्या था? तो आंसर है इसका बेसिस था कूलॉम का नियम। वहां जो उन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई थी उसी से पूरा हम ढूंढ के लाए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बना दिया। अब ये किस्मत समझें या इंटेलिजेंस समझें कि रिजल्ट हमारे बढ़िया मिलने लगे। कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसी को नकल किया गया, यहां सब कुछ बना दिया। हाँ, मेहनत करनी पड़ी सोर्स वगैरह को पता लगाने के लिए, नहीं तो ऐसे तो हमारा काम बनता ही नहीं फिर तो हमने एक चीज यहां देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने कॉपी किसको किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और बनाया क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हो करना क्या चाहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्रों में डिफरेंस देखना चाहते हैं कि बना तो उसी से है, तो क्या कुछ अंतर वगैरह है या नहीं है, क्या कुछ समानताएं हैं या नहीं है। तो हम दो बातें देखेंगे, एक तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समानता, और दूसरा देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अंतर। ठीक है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में समानता। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपने क्या देखा है? DE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने अब क्या देख लिया है? μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? समानता। क्या सिमिलैरिटीज हैं उसमें? नंबर 1, पहली सिमिलैरिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड हैं, मतलब दोनों बहुत दूर तक काम करने वाले फील्ड हैं। समझ रहे हैं? अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि इसका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितनी दूर तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो आंसर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक बनेगा। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली कहां तक बनना चाहिए? इंफिनिटी तक बनना चाहिए उसको। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रही है तो करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्योरेटिकली वो भी कहां तक बनना चाहिए? इंफिनिटी तक। इसलिए दोनों का रेंज कैसा है? बहुत लंबा। तो दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड है, दीर्घ परासी क्षेत्र है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? r स्क्वायर आ रहा है। दोनों क्या पाउंड में r स्क्वायर आता है? तो दो के दोनों 1/r स्क्वायर से घटते हैं, दूरी बढ़ने के साथ 1/r स्क्वायर से डिक्रीज होते हैं। अगर ये 1/r⁴, 1/r⁶, 1/r⁴ इससे घटते होते ना तो बहुत तेजी से घट जाते, लेकिन क्योंकि ये केवल 1/r स्क्वायर से डिक्रीज होते हैं इसलिए बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, बहुत धीरे धीरे घटते हैं, इसलिए इंफिनिटी तक थ्योरेटिकली इनका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों का परास कैसा होता है? बहुत लंबा परास होता है, दीर्घ परासी क्षेत्र है ये। जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल क्योंकि r⁷ के आसपास से घटते हैं, इसलिए एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, और अब उसके बगल में अगर एक तीसरा न्यूक्लियस आप ले आओगे ना तो ये इस पर भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो r⁷ से डिक्रीज होते हैं।
और r⁻7 से डिक्रीज होना बहुत तेज डिक्रीज होना होता है, बहुत तेजी से घट जाते हैं। पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड r² से घटते हैं, इसलिए बहुत दूर तक इनका इफेक्ट रहता है। तो पहली सिमिलरिटी तो यह है कि दोनों दीर्घपरासी क्षेत्र हैं। दीर्घपरास यानी कि लॉन्ग रेंज, दोनों दीर्घपरास वाले क्षेत्र हैं। सेकेंड पॉइंट, क्या कोई सिमिलरिटी आप देखकर बता सकते हैं? नहीं। देखो, दोनों में दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है, ये भी और ये भी। इसका मतलब दो के दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। याद आया आपको? तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। थर्ड सिमिलैरिटी, दोनों जब हम लिखते हैं तो आप समझ जाते हैं ना कौन कौन? वैद्युत क्षेत्र और दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत को अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब ये कि अगर किसी बिंदु के चारों तरफ बहुत सारे आवेश रखे हैं और उस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप क्या करते थे? एक एक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाल लो और उनका सदिश योग कर दो। यही चीज इसमें भी है। अगर एक पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारी करंट है, बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं, तो हर करंट एलिमेंट की वजह से यहां क्या निकाल लो? वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और फिर सबको आपस में क्या कर दो? सदिश योग, दिशा के अनुसार उनका योग कर दीजिए। उससे आपको क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। एक सिमिलरिटी और है कि दोनों को माध्यम से प्रभाव पड़ता है, दोनों क्षेत्रों में माध्यम का प्रभाव पड़ता है। दोनों क्षेत्रों में माध्यम का प्रभाव पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माध्यम के होने से उसका भी वैल्यू जो है बदल जाती है, और अगर किसी करंट एलिमेंट के चारों तरफ कोई मीडियम है तो चुंबकीय क्षेत्र की भी वैल्यू चेंज हो जाती है। और न सिर्फ बोलने से बल्कि फॉर्मूले में भी दिखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी माध्यम की वैद्युशीलता आती है, एक गुण है, और चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र में भी माध्यम की एक कैरेक्टरिस्टिक आती है। तो दोनों किससे प्रभावित होते हैं? मीडियम से। तो दोनों में अगर चार्ज के चारों तरफ मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टेड होता है, प्रभाव पड़ेगा। अगर करंट एलिमेंट के चारों तरफ कोई मीडियम है तो मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों को माध्यम से प्रभाव पड़ता है। ये इनकी सिमिलैरिटीज हैं। अब हम दोनों में क्या देखना चाहते हैं? थोड़े से अंतर देखना चाहते हैं जरा। दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू? दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है? क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वैद्युत क्षेत्र का सोर्स क्या है? बिंदु आवेश, जो कि एक अदिश राशि है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स क्या है? धारा अवयव, और ये एक
सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र का स्रोत बिंदु आवेश एक अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत धारा अवयव एक सदिश राशि है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र का स्रोत बिंदु आवेश होता है जो एक अदिश राशि है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत धारा अवयव है जो कि एक सदिश राशि है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस देखिए ध्यान से। क्या आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मालूम है? अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज हम रखेंगे dq और यहां पर हम पूछेंगे कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ, तो आप क्या करते हो? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर दिशा ये होगी वैद्युत क्षेत्र की, ये आपका क्या है r। इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और अगर यह माइनस चार्ज होता तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र हमेशा आर के अनुदिश रहता है, चाहे बाहर की तरफ रहे चाहे अंदर की तरफ रहे। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में अभी अभी देखा था आपने, वो आर अगर ऐसा है तो वार के कैसा होता है? लंबवत। बिल्कुल आर ऐसा था और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आई थी? अंदर की तरफ। आर के कैसा था? लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अनुदिश होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लंबवत होती है। ठीक है, एक ये डिफरेंस है। ई की दिशा वेक्टर आर के अनुदिश, जबकि बी की दिशा, अब आप ई और बी समझ जाते हैं, जबकि बी की दिशा वेक्टर आर के लंबवत होती है। थर्ड डिफरेंस देखिए, ई और बी में तीसरा अंतर क्या है? ई और बी का तीसरा अंतर यह है, ई और बी का तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जैसे एक पॉइंट हमने यहां लिखा है कि दोनों क्षेत्रों में माध्यम का प्रभाव पड़ता है, ये तो समानता बन गई। लेकिन आपको मैं बताऊं कि दोनों क्षेत्रों में माध्यम अपना जो प्रभाव डालता है ना, वो अलग अलग डालता है। ये एक बड़ी अजीब चीज है। देखो कैसे, ऐसे ये एक मीडियम है यहां पर स्पेस का, और स्पेस के मीडियम के पास दो क्वालिटी है। एक क्वालिटी उसने रिजर्व की है किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र के लिए। दूसरी क्वालिटी उसने किसके लिए बनाई है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज शो करना चाहता हूं आपको, और देखें आपको समझ में आती है कि नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁴, और उसका गुणा होता है dq/r² के साथ। μ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁷, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब आप सोच कर मुझे बताएं, यहां पर पावर कैसी है? प्लस,
और यहां पर पावर कैसी है, माइनस। इसका मतलब है कि माध्यम वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, प्लस पावर है, प्लस पावर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देता है, गुणा में है ना। और यहां गुणा में जो नंबर है वो कैसा है, माइनस पावर वाला नंबर है, बहुत छोटा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, काट के छोटा कर देता है। अभी नहीं समझ में आई भाई, आप खुद सोचिए, एक जगह नंबर के साथ बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, एक जगह इसके साथ में एक बड़ा छोटा सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, 10 टू द पावर -7 और यहां 10 टू द पावर +9। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है माध्यम उसे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मीडियम उसे क्या कर देता है, काट के छोटा कर देता है। 10 टू द पावर +9 होना और 10 टू द पावर -7 होना, किसी में आप 10 टू द पावर +9 से मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी, और किसी में आप 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी। सिंपल सा फंडा है यार, समझ रहे हैं आप। इसलिए जो मीडियम होता है, स्पेस जो होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, घटा देता है कि बढ़ा देता है, घटा देता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, भेदभाव करता है, करता है भेदभाव। अगर यहां पर स्पेस है, जगह है, मीडियम है, दोनों क्षेत्र हमने यहां पर भेजे, वैद्युत क्षेत्र को बोला तुम भी जाओ, चुंबकीय क्षेत्र को बोला तुम भी जाओ, दोनों बेचारे पहुंचे, लेकिन जैसे ही दोनों को मीडियम मिला, वैद्युत क्षेत्र को मीडियम ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र को मीडियम ने क्या कर दिया, काट के। तो दोनों पर इफेक्ट कौन डाल रहा है, मीडियम, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। देख रहे हैं आप, दोनों किससे प्रभावित होते हैं, मीडियम से, पर दोनों का प्रभाव जो है ना वो डिफरेंट है। तो दोनों माध्यम से प्रभावित होते हैं, ये समानता है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग है, ये अंतर है दोनों का। समझ आई बात आपको। तो यहां पर लिख सकते हैं दोनों क्षेत्रों पर माध्यम का प्रभाव अलग अलग होता है। एक को मीडियम बड़ा कर देता है और दूसरे को मीडियम छोटा कर देता है काट के उससे। और अब आप इनके वैल्यूज से, इनके कांस्टेंट से देख भी रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम सिमिलैरिटीज एंड दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों हमने इसमें निकाला, क्योंकि इसी को देख के ये बनाया गया था, इसलिए इट इज वॉज वेरी नेसेसरी कि हमको दोनों का डिफरेंस और सिमिलरिटी देखना चाहिए, ताकि दोनों में क्या फर्क है आपको महसूस हो सके, दोनों में क्या समानता है ये भी आप समझ सकें, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाई की है, आज हमने बायो-सैवर्ट्स का लॉ पढ़ा हुआ है, बायो-सैवर्ट के लॉ के बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता लगाएंगे ये भी पढ़ी हुई है। उसके बाद हमने वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच समानता और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हमने पढ़े। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते ही मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।